यहां से अगले 1 घंटे में हम सब घर पर जब जाएं तो कुछ ना कुछ लेके जाएं, कुछ सीख के जाएं, कुछ समझ के जाएं, कुछ एंटरटेन होके जाएं, जो कि आपकी कहानी है। तो पूरी कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। तो एक कविता से शुरू करूं, जिसके लिए प्रताप सिंह ने धूल जंगलों की छानी, सुन के कुछ याद आया आपको? जी, बताइए फिर कहानी। ये कक्षा 3 में पढ़ता था, पहली कविता थी जिसको सुनाने का प्रयास किया था। तो जितना आपने बोला उतना ही बोल पाया, उसके बाद हाथ पैर कांपने लगे थे। लेकिन तब भी रबड़ मिली थी इनाम में। रबर मिली थी, रबर मिली थी। फिर सफर वहीं से शुरू हुआ? नहीं, फिर तो रबर मिली तो थोड़ी हिम्मत भी मिली, लेकिन वो डर का भी एहसास रहा। लेकिन अगले साल फिर सुनाने की कोशिश की तो जैसे तैसे पूरा तो हो गया। उसमें एक पेंसिल इनाम में मिली। हाँ, फिर तौलिया भी मिला था। नहीं, उसके बाद में फिर एक चुटकुला सुनाने का सौभाग्य मिला, तो उसमें फिर खूब तालियां मिली और एक तौलिया इनाम में मिली। तो हो जाए वो चुटकुला, अगर याद हो तो। अब वो चुटकुला याद तो है, लेकिन अरे जरा जोर से बोलिए कि सुनना है चुटकुला यार, तालियां बजेंगी तो चुटकुला निकलेगा। उस उम्र, जिस उम्र में सुनाया था उस उम्र का बन के सुनाऊं या इस उम्र का बन के? उसी उम्र का। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसकी एक बार माँ मर गई तो वो रो रहा था। तो गांव वाली सब महिलाएं आईं, उन्होंने कहा, बेटा हम क्यों रो रहे हो, हम सब तुम्हारी माँ जैसी हैं। तो उसको बड़ी शांति मिली कि चलो हमारी गांव में बहुत सारी माएँ हैं। फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद उसकी बहन का इंतकाल हो गया। फिर वो रोने लगा तो सब गांव की महिलाएं आईं, बोली कि बेटा क्यों रो रहे हो, हम सब तुम्हारी बहनें जैसी तो हैं। तो उसको बहुत अच्छा लगा कि माएँ भी हैं, खूब बहनें भी हैं। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी का इंतकाल हो गया। वो 3 दिन तक रोता रहा, कोई उसको समझाने नहीं आया। तो गांव के लोग आए, आप जैसे अमित जैसे, बोले भाई 3 दिन से रो रहे हो, क्या समस्या है, क्यों इतने परेशान हो? बोला पहली बार माँ मरी तो सबने कहा मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। दूसरी बार बहन मरी तो सबने कहा मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ। 3 दिन से बीवी मर गई है, कोई ने नहीं बोला हम तुम्हारी। इसमें तौलिया मिल गई थी। अब वही आज भी वही पेंसिल से कुछ लिखता रहता हूँ, तौलिए से तन ढकता रहता हूँ, रबर से मिटाता रहता हूँ। क्या बात है। लेकिन यहाँ जितने शादीशुदा आदमी बैठे हैं उन्हें ये डायलॉग इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो राजपाल यादव थे। तो पता चले उस तौलिए से कुछ और कर दिया जाए। नहीं, वो 7 साल की उम्र, लगभग 8 साल की उम्र थी। अब तो हमारी भी सब माँ बहन जैसी ही हैं। अच्छा, आपके बारे में गूगल पे भी बहुत कुछ है आजकल। तो एक्टर्स का हाइट वेट सब जो है अवेलेबल होता है। नहीं, गूगल पे बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ रॉन्ग भी है। बहुत उड़ती उड़ती इंफॉर्मेशन है, बहुत अधजल गगरी छलकत जाए जैसा नॉलेज है। लेकिन जो भी है सबका स्वागत। एक चीज बहुत रॉन्ग है जो आपने ही अपने एक इंटरव्यू में उसका जिक्र भी किया था। अगर यहां सही जवाब कोई दे दे तो उसको एक गिफ्ट हैम्पर मिल जाएगा। रेडी हैं? हाथ उठा लेना है तुरंत। राजपाल यादव की हाइट कितनी है बताइए। सही जवाब होना चाहिए तो ही हैम्पर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं, सब गलत। इनकी हाइट है 105 फीट 2 इंच और दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी है ये। बताइए अब इसका राज। इस बात पे ताली हो जानी चाहिए। हो जानी, ये वाली मेरे लिए है। हाँ, बचपन से ऐसी गलतफहमी हो गई कि मेरी माँ ने बोल दिया था कि मेरा बेटा 100 फीट का है। तो वो 100 फीट की हाइट और फाइट लेके 5 फीट 2 इंच के राजपाल 105 फीट 2 इंच का मान के बैठे। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, हमारा फायदा ही फायदा है। ताली हो जाए। एक दिन दिमाग में आया कि दुनिया का कोई भी हैंडसम आदमी अगर है। क्या बात है। मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा दोस्त बहुत अच्छा लग रहा है, आज एक बहुत अच्छी फीलिंग हुई। तो बोले क्या? अमित बोले कि आज दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी बनने का सौभाग्य मिला। शाहजहांपुर की बात है। वो बोला कि किसने दिया ये हक तुम्हें? तो मैंने कहा मैंने खुद से अपने आप को दे दिया।
तो अगर मैं अपने आप को दुनिया का हैंडसम आदमी बोलता हूं तो इसमें आपका कोई नुकसान भी नहीं है, और हमारी अगर गलतफहमी है तो ये जीवन भर गलतफहमी में पालना चाहता हूं। तो दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी के साथ आज मैं ये सेशन कर रहा हूं और आप दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी के साथ ये सेशन देख रहे हैं, इस बात पे भी ताली होनी चाहिए। और मैं अपने आप में ये मानता हूं कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे हैंडसम और सबसे ब्यूटीफुल ऑडियंस के सामने बात कर रहा हूं। इस बात पे और ज्यादा तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। अच्छा, जब आप स्कूल में थे, आपको टीचर जब नाम से बुलाती थी तो आप बड़े खुश होते थे, बट उसका किस्सा क्या है वो बताइए। ये मैं कहानियां आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यहाँ बहुत सारे एजुकेशन वाले क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे ऊपर बच्चे हैं जो मॉल में घूमने आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कहानी उन्हें इंस्पिरेशन भी देगी और कुछ लेके जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि वो सिर्फ राजपाल से डायलॉग सुन के जाएं, मैं चाहता हूं वो जाएं तो याद रखें कि हाँ मम्मी, मॉल में हमने राजपाल यादव को सुना था, उन्होंने ऐसा कहा था, ऐसा बताया था। तो वो किस्सा जरूर सुनाइए टीचर वाला। अमित जी, आपने अच्छे से मुझे ऑब्जर्व किया है, बहुत अच्छे से। अमित के लिए तालियां बजा दीजिए प्लीज। यार कुछ इतनी नहीं था। इतनी सवाल नहीं लूंगा, जो मेरे लिए ज्यादा तालियां बजाएगा उसे स्टेज पे बुलाऊंगा, ऊपर से भी। अब बजाओ, लो, कोई इंटरेस्टेड नहीं आने में। कुछ नहीं, सुबह सुबह स्कूल में जाते थे, कक्षा 1 में कितना 5 साल का बच्चा होता है, कक्षा 3 कक्षा 4 में हमेशा जब जब प्रार्थना होती थी, सुबह सुबह जनगण मन होता था या कोई विजिटिंग फैकल्टी में आता था, तो हमेशा टीचर हमारे बुलाते थे कि चलो बच्चों सब लाइन में लग जाओ, अपनी अपनी 10 लाइनें बना लो, राजपाल आगे आओ, राजपाल आगे आओ। तो मुझे ऐसा लगता था, मैं शाम को मेरे कंधे चौड़े होते थे बच्चों के सामने, मुझे लगता था मेरी स्कूल में बहुत इज्जत है। और जितने टीचर हैं, जैसे भी कोई बच्चों की लाइन लगती है, सबसे पहले कोई न कोई टीचर मुझे बुला के आगे खड़ा करता है। लेकिन कक्षा 6 में ये गलतफहमी दूर हो गई। जब कक्षा 6 में मुझे स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल हुए और उस समय सारे टीचर बैठे हुए थे और हम खड़े हुए थे, तो उस समय मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, ये पिछले 5-6 साल से जो मुझे गलतफहमी चल रही थी, ये गलतफहमी थी। एक्चुअली हाइट का कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए सबसे छोटा बच्चा, ए थोड़ा रुक जा रे, सबसे छोटा बच्चा आगे, उससे बड़ा उससे पीछे, उससे बड़ा उससे पीछे, उससे बड़ा उससे पीछे। रात भर मैं सो नहीं पाया, लेकिन सुबह 4-5 बजे ऐसे ही हमारे मन में आया कि अगर मुझे हाइट की वजह से दिखाने के लिए आगे खड़ा किया जाता है तो आज से दुनिया की हर फाइट में शामिल होऊंगा और सब में आगे खड़े होने का मौका पाऊंगा। क्या बात है। तो ये बात है, कई बार हम सोचते हैं यार कि हम तो उतने हैंडसम नहीं हैं, हमारी तो उतनी हाइट नहीं है, हम तो मोटे हैं, पतले हैं। आजकल बहुत तरह के कॉम्प्लेक्सेस लोगों में हैं। तो ये आदमी आपके सामने है जिन्होंने, आई थिंक, मुझे लगता है कॉमेडी से लेके सीरियस रोल्स, अभी तो हाल ही में एक डायलॉग बहुत वायरल हुआ, कॉमेडी इज नॉट अ सीरियस बिजनेस, बेबी जॉन का। ये मैं 5 घंटे का शास्त्रार्थ कर सकता हूँ दुनिया के किसी भी पढ़े लिखे विद्वान के साथ कि, और कह सकता हूँ कि कॉमेडी इज ए सीरियस बिजनेस, कॉमेडी इज नॉट जोक, कॉमेडी जोक नहीं हो सकता। जिसके अंदर सबसे बड़ा मस्खरा होता है, उसके अंदर सबसे गंभीर मशवरा होता है, नहीं तो वो मस्खरा होता है, फिर इंसान नहीं होता है। और इंसान के अंदर 9 रस होते हैं, उसमें हास्य रस सबसे बड़ा होता है, सबसे प्रफुल्लित होता है, सबसे उत्साहित करने वाला होता है, और एक दूसरे के मन को यानी ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा मन में मन सुख देने वाला होता है। इसलिए हास्य रस की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इसके 8 भाई और हैं, तब 9 रस बनता है, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत। ये हमारे जिंदगी के रस हैं। अगर मैं आज बहुत अच्छी, अमित भाई आपने बात बोली, मैं अपने सब बड़ों से तो सीखा है, लेकिन छोटे जितने भी मेल फीमेल हमारे भाई बहन हैं यहाँ पे, कि अगर आपने अपने को सीरियसली नहीं लिया, दुनिया का कोई भी आदमी आपको सीरियसली नहीं लेगा। अगर आपने अपनी हैसियत नहीं पहचानी, अपने सेल्फ को नहीं पहचाना, अपने विज़न को नहीं पहचाना, अपने मिशन को नहीं पहचाना, और हम कल संवारने के चक्कर में आज में कुढ़ते रहते हैं,
और जो हमारे बस में ही नहीं है, क्योंकि जन्म देने कोई तो है, आप पता नहीं कौन किसको मानता है, लेकिन मैं उस यूनिवर्स को मानता हूं कि जिसमें जल वायु अग्नि धरती आकाश पाताल कोई तो कॉम्बिनेशन है जो आंखें बनाता है। आंखें कभी पैदा होने के बाद नहीं लगती हैं, लेकिन आंखें ऐसी साइंस है जो साइंस से भी नहीं लगती, आंखें भी डोनेट करने पड़ती हैं। दुनिया का एक बूंद ब्लड आज तक नहीं बना, ब्लड हमेशा डोनेट होता है। जब आंखें और ब्लड कोई बना ही नहीं सकता है, तो जो आंखें और ब्लड आपको मिला है उससे आपको प्रॉब्लम क्या है, ये तो आपका प्राउड है। आप कैसे क्राइटेरिया रख सकते हो कि ये लंबा है तो ये खूबसूरत होगा, या ये छोटा है तो बस सूरत होगा, ये गोरा है तो खूबसूरत होगा, या ये ऐसा है तो सांवला होगा, या ये ऐसा है तो ये होगा। मुझे नहीं मालूम है किसी किताब की, दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा हो जिसमें खूबसूरती का पैमाना लिखा हो। खूबसूरती का पैमाना आपके कर्म से होता है, आपके विचारों से होता है, आपके संस्कारों से होता है, आपके आचरण से होता है। आज पढ़ी लिखी बात कर रहा हूं। अच्छा, पढ़ाई लिखाई की अगर बात की जाए तो पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में अव्वल थे, अव्वल हैं और अव्वल रहेंगे। कहाँ कहाँ तक पढ़ाई पूरी करी? दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं जिसमें गोते नहीं लगाए। मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के साथ में ओसीएफ शाहजहानपुर ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री शाहजहानपुर 29वें बैच का मैं फौजी टेलर हूँ। और उसके बाद में भारतीय हिंदू एकेडमी से लखनऊ से 2 साल में डिप्लोमा किया, स्टेट स्कॉलरशिप ली। उसके बाद में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली से 3 साल का डिप्लोमा लिया। तो लगभग 12 साल थिएटर, 1 ग्रेजुएशन और 7 साल की इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग राजपाल यादव ने ली है। लेकिन हमेशा कॉर्नर प्ले करता हूं, क्योंकि साहित्य समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कॉर्नर की चौपालें समझना थोड़ा आसान हो जाता है। और हमारी भारत की संस्कृति में हमेशा चबूतरे का महत्व होता है, हमेशा आंगन और साहन का महत्व होता है, हमेशा कॉर्नर्स पे खड़े होकर पूरे देश दुनिया की बातें करने का महत्व होता है। तो जिस स्टाइल में हमारा देश अपनी अपनी अभिव्यक्ति देता है, मैं उस अभिव्यक्ति से कुछ सीख के आपके सामने परोस देता हूँ, इसलिए आपको आसानी से समझ में आ जाता है। क्या बात है! ये ग्रेट एक्टर की निशानी होती है कि वो बड़े आराम से बोल देते हैं कि यार मैं बस कर देता हूँ, बाकी आपके हाथ में। आप शाहजहांपुर में जब थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, वहां आपने अंगद का रोल किया था। अंगद का रोल अब किया। अंगद हम सब जानते हैं कि पैर जमा दिया था उन्होंने, इन्होंने बाद में फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाया, लेकिन अंगद का रोल आपको मिला कैसे? कुछ नहीं, मैं ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में थिएटर कर ही रहा था शाहजहांपुर में, और एक नाटक था अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी टकासेर खाजा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। उसमें गोवर्धन दास जी की भूमिका करने का सौभाग्य मिला था। तो जब ओसीएफ में ट्रेनिंग अप्रेंटिस ले रहा था, तो उस समय सबको पता था कि ये थिएटर करता है। तो उन्होंने कहा कि बाकी तो कोई कैरेक्टर खाली नहीं है, वो तो 20 साल से 15 साल से, क्योंकि जो रावण का रोल करता है वो रावण का करता है, जो राम का रोल करता है वो राम का रोल करता है, और जितने भी महत्वपूर्ण रोल थे वो तो सारे ऑलरेडी 5 साल 7 साल से सब लोग कर रहे थे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि राजपाल एक अंगद का रोल है, एक ही दिन का काम है, अंगद रावण संवाद में। बाकी तो मैंने कहा वो अंगद रावण संवाद में करना चाहूँगा, और अंगद रावण संवाद करने का सौभाग्य मिला। खूब उसकी रिहर्सल हुई थी। तो सुबह को पेपर में छपा था कि पिछले 25 साल के रामलीला के अंगद रावण संवाद ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। क्या बात है! तालियां तो बजा दो यार, या तो इतने मेस्मराइज हो गए हो। अच्छा, यहाँ बहुत सारे क्रिएटर्स हैं और आजकल तो जिसके हाथ में मोबाइल है वही क्रिएटर है। तो हम सब लोग कई बार वो बड़ा क्रिएटर है। हाँ। जिसके हाथ में मोबाइल है आज की डेट में, वो सबसे बड़ा क्रिएटर है, और वो कुछ भी क्रिएट करता है। बहुत बहुत बधाइयाँ। कई बार हम सोचते हैं यार पता नहीं हम कैसा बोल रहे हैं, या अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, हमें अपने प्रोनाउंसिएशन पे जो है डाउट होता है। आपका स और श में बड़ी दिक्कत थी, अनुशासन हाँ, आप बोला करते थे। तो राजपाल यादव आज जब हम डायलॉग सुनते हैं तो एकदम परफेक्ट लाइन निकलती है, लेकिन इन्होंने कैसे अपने स और श को ठीक किया?
आप में से बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत होगी, तो ज़रा इस पे कुछ रोशनी डाल दीजिए। नहीं, शाहजहाँपुर से गया था, लखनऊ पढ़ने गया था, और लखनऊ की अपनी एक खसूसियत है, वहाँ का एक लहजा है, वहाँ की एक अपनी पेशगी है। और वहाँ पे पहुँचा तो जैसे टीचर ने मुझसे पूछा तुम कहाँ से आए, तो मैंने कहा शाहजहाँपुर से आए। अभी कहाँ जाओगे? अभी शाम को यहाँ जाएंगे। तो शाम फिर दूसरे बच्चे ने देखने लगा मेरी तरफ, तो मुझे लगा कि जैसे जैसे मैं बोलना शुरू करता हूँ कोई न कोई मुझे देखने लगता है। तो मैंने, वो सीनियर भी था मुझसे, मैंने उससे पूछा जब मैं ये बात कर रहा था तो आप बार बार मेरी तरफ क्यों देख रहे थे, मैं कुछ गलत कह रहा था क्या? तो बोले तुम, सेम क्वेश्चन उसने पूछे अमित कि तुम कहाँ से आए? हमने कहा शाहजहाँपुर से। तो बोले यही तो गलत कर रहे हो, शाहजहाँपुर होता है। अरे हमने कहा मैं तो बहुत गलत फहमी में था कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, मुझे लगा कि अब तो पैर की तरह ज़मीन खिसक गई, जिसका बेस ही ठीक नहीं है वो शेष कैसे ठीक करेगा। तो उसी दिन से आज जो लखनऊ के पास जो ताज होटल है उसके पीछे एक जंगल था और गोमती नगर में हमारा इंस्टीट्यूट था, तो हम वहाँ सब आके सुबह सुबह कुछ लोग लोटा लेके जाते थे और हम लोग जो हैं कुछ पेड़ वेड़ देख के किला किला हकीकत हकीकत शाम शाम शाम, इस तरीके की प्रैक्टिस सुबह सुबह एक एक घंटे किया करते थे। लेकिन खैर, थैंक यू लखनऊ, जिसने हमारी शाम को शाम में बदल दिया। क्या बात, थैंक यू लखनऊ। अगर लखनऊ ना होता तो शायद मुझे लगता है हम लोगों को भी आप ना मिलते। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपका माइक नहीं चल रहा ये, लेकिन अपनी गलती नहीं है, मशीनरी की गलती है। हेलो हेलो हेलो, हाँ ये चल रहा है। अच्छा, कुछ ऑडियंस भी है जो अपने सवाल कुछ आपसे पूछना चाहती है, तो हाथ खड़े कर दो यार। पहले माइक किसके पास है? माइक पे ही सवाल पूछना होगा। अमित भाई, आपके पूछने से पहले ऑडियंस से मैंने ये इनविंसिबल फेस्टिवल की पूरी टीम को तहे दिल से बधाई देता हूँ कि बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छा काम किया है। छठा ये है सागर और सेठिया, अजय मेरी सेठिया। तरफ से पूरी टीम के लिए मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां बजाएं आप, कि जिसकी वजह से हम आपसे मिल पाए, आप हमसे मिल पाए। और ये अभी सिक्स्थ है 1-0 और लगा रहे अभी। भगवान करे ये 60वें में भी बदल जाए और ऐसी ऊर्जा नहीं, इससे 100 गुनी ऊर्जा यहाँ पे खड़ी मिले, हम होन हो। लेकिन ये काफिला जो है इसका बोलते हैं कि शोहरत का डंका पूरी दुनिया में बजता रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। चलो यार, इस बात पे तो इनविंसिबल वालों थोड़ी सी ज्यादा तालियां बजवा दो अब आप। अच्छा, सवाल आप पूछेंगे, पूछिए। हाय यादव जी। यादव जी, हम जितने यूट्यूबर या जॉब प्रोफेशन वाले बंदे हैं, हम सब एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आजकल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। मतलब हम जल्दी रिटायर होने की सोच रहे हैं, और आपके रिटायरमेंट प्लान क्या होते हैं? क्योंकि आप तो अभी भी उतने ही उत्सुक हैं, उतने ही जोशीले हैं, उतने ही रोल कर रहे हैं बढ़िया बढ़िया। आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं होती? कसम भगवान की, 111 साल भी जीने का मौका मिला तब भी रिटायर नहीं होऊंगा। क्या बात, हमेशा काम हमेशा काम। मैं वो टायर हूं जो अपने आप को री इन्वेंट करता रहूंगा, फिनिक्स की चिड़िया की तरह, लेकिन जीवन के पहिए में कभी री ना लगे ऐसी कोशिश करूंगा। 1 सेकेंड भी बचेगा तो उसको कहीं न कहीं आप लोगों के मनसुख के लिए जो है कोशिश करूंगा कि लास्ट में, और जब भी राजपाल ऊपर जाए जी, ब्लेसिंग देना न देना लेकिन हंसना जरूर। हमेशा चला गया, हमेशा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि राजपाल का जब भी अंतिम दिन हो, पता नहीं कब हो, मैं चाहता हूं सब लोग 100 साल जिए, मैं 150 साल जीना चाहता हूं। क्योंकि मैं आपके लिए 100 मांग सकता हूं तो अपने लिए 25 तो ज्यादा मांग सकता हूं ना भाई। बिल्कुल सर, हम चाहेंगे आप अगला महाकुंभ भी देखें। और लेकिन जब भी हम जाएं तो मैं आपके मंच से, अमित भाई बोल रहा हूं, इनविंसिबल फेस्टिवल के मंच से बोल रहा हूं कि जिस दिन हमारा अंतिम दिन हो आपके लिए हंसी का उदय हो, ऐसा मेरा सपना है। क्या बात है। इसी बात तो मुझे आपकी एक लाइन याद आ गई। इनकी एक फिल्म आई थी जंगल, किसने देखी थी? किसने देखी थी भाई? हाथ तो उठा लो। तो उसके लिए, उससे आपको पहचान मिली एक, और जब आपको उसके लिए एक अवार्ड मिला तो आपने बोला बुद्धा के बाद मैं दूसरा हूं जिसे जंगल में मोक्ष मिला है। और जंगल में जंगली बन के और पूरे दुनिया में पहचान हो गई तो मोक्ष ही जैसा मिल गया, क्योंकि ये महासमंदर है। बोलते हैं कि कला का आकार मापने की हिम्मत मत करना,
जहाँ समंदर की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, कला का वहाँ से उद्गम शुरू होता है। तो इसलिए इस महासमंदर में अगर मुझे भी एक पहचान के रूप में हर घर से बच्चे बूढ़े नौजवान से डायरेक्ट रिश्ता करने का मौका मिल गया, इससे बड़ा मोक्ष और कुछ हो नहीं सकता। 500 जीवन जी लिए हैं हाफ सेंचुरी में, और इतने इतने अंदर के गवाह हूँ अलग अलग चरित्रों के माध्यम से कि जब जब याद करता हूँ तो अपने आप को अकेला पाता हूँ, तो अपने चरित्रों के साथ रिश्ता बना के रोमांचित कर लेता हूँ अपने आप को। क्या बात है। अगला सवाल कौन पूछ रहा, बताइए भाई जल्दी से। रोहित। हेलो सर, नमस्ते। सर ये बड़े जबरदस्त टीचर हैं, तो इनका सवाल जब आता है तो मैं भी घबरा जाता हूं कि भाई ऐसा कुछ ना पूछ लें जो हमारे सर के ऊपर से निकल जाए। तो भाई थोड़ा ध्यान में रखते हुए। पहले तो सर नमस्कार आपको। नमस्ते सर। नमस्ते। मुझे लगता है मैंने अपने जीवन की पहली मूवी देखी हंगामा, और जैसे ये लगा हुआ है तो उस पर जब आपने वो किया था ना, तो वो द बेस्ट, मतलब आज तक आंखों के सामने रहता है। तो मुझे लगा कि कभी आपसे मिलूँ तो मैं कह पाऊँ, और मैं आज कह पाया, उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करूँगा। लेकिन मेरा सवाल है इस तरीके से कि देखिए आजकल ना क्या हो रहा है, जैसे आप इंडस्ट्री में आए हैं, आपने पूरी मेहनत करी ये करी, लेकिन आज रील की दुनिया ऐसी हो चुकी है कि वो रियलिटी को समझने की बजाय ना बहुत जल्दी अपनी पढ़ाई छोड़ के ना मूवीज़ की तरफ बढ़ जाती है। तो आपको नहीं लगता कि हमें कुछ संदेश ऐसा देना चाहिए कि अपने एजुकेशन भी साथ साथ करते रहें, ताकि पढ़ाई भी होते रहे, लोग एंटरटेनमेंट भी होता है? देखिए सर, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन ये हमारी समस्या नहीं, हजारों साल की ये दौड़ है जिसमें हर आदमी क्रिएटिविटी की तरफ, खेल की तरफ आकर्षित होता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे कितने लोग हैं, कौन सी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, लेकिन कलात्मक जीवन तो सबका होना चाहिए, फील्ड चाहे कोई भी हो। जिसके अंदर कला नहीं होती उसके अंदर जीवन नहीं होता। व्यापार बहुत बड़ा हो सकता है, बिल्कुल सही। और जिसके अंदर कला जिंदा होती है उसका व्यवहार भी अच्छा होता है, उसका व्यापार भी अच्छा होता है, उसका परिवार भी अच्छा होता है। बिल्कुल सही। और जहाँ पर व्यापार और व्यवहार और परिवार अच्छे हों तो 100% समाज अच्छा होता है, फिर देश अच्छा होता है, फिर पूरा विश्व अच्छा होता है। उसी को तो यूनिवर्स बोलते हैं, टिमटिमाते हुए तारों की तरह, किसी की रोशनी कम, किसी की रोशनी ज़्यादा, लेकिन कोई तारा ऐसा नहीं होता, अनगिनत होता है, लेकिन पहचान सबकी होती है। तो इसलिए तारे की तरह टिमटिमाओ, कलात्मकता को जरूर अपनाओ, क्योंकि आपने 1000 करोड़ बहुत रात दिन मेहनत करके कमा लिए, और आपके कमाने से 40 गोलियां आपने अपनी खुराक आपने तो भी आपने आप कुछ हासिल नहीं सो किया। पाए तो कोई फायदा नहीं। गॉड ब्लेस यू। और मैं इस दौड़ में सिर्फ एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर कला करना है या खेल करना है या ज़िंदगी में व्यापार करना है तो उसके बीज बन जाओ। जो आदमी बीज बनने की औकात या हैसियत या सरेंडर करके रहता है, वो 10 बार भी पैर के नीचे कुचल दिया जाए, लेकिन वो बीज एक दिन दरख्त जरूर बनता है। और जो बीज पर नहीं ध्यान देता है और वो सीधे सपना देखता है दरख्त बनने का, विश्वास करिए 1 साल 2 साल वो उसके बाद वो दरख्त गिर जाता है, डालें सूख जाती हैं, उसे मतलब तोड़ दिया जाता है। लेकिन जिसने बीज पे अपनी फोकस रखी तो वो आसमान की, सच में वो बोलते हैं ना, आसमान में छेद करने का वही मादा रखता है जो 1000 फीट आपके बीज पर कंसंट्रेट करता है। तो बिकम सीड ऑफ योर सेल्फ, देन आप खोजेंगे कि आप कितने बड़े बीज हैं या कितने आप जो हैं शेष हैं। शेष कभी डिजाइन नहीं होता जब तक बेस अच्छा डिजाइन ना हो। बेस के लिए बीज बनना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात पे जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। अच्छा, आप एक बार कबड्डी भी खेलने गए थे जिसमें आपको कहा गया था कि भैया कि तुम कहाँ मतलब कबड्डी खेलोगे, फिर आपने कुछ बात कही थी, तो वो मैंने आज तक कोई मैच ही नहीं खेला जिसमें मैं कप्तान नहीं बनाया गया। क्या बात है। क्योंकि कप्तान बनने के लिए हमेशा होता है कि जो थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिखे तो जल्दी से विश्वास कर लेते हैं कि कप्तान बनने के लायक है। लेकिन कोई भी दुनिया की कुश्ती, चाहे जीवन की कुश्ती हो, चाहे अखाड़े की कुश्ती हो, चाहे अखाड़े कबड्डी हो, वो कभी भी ताकत से नहीं जीती जा सकती। जब ताकत सोने पे सुहागा बन जाती है, जब आपका माइंड जो है
टाइमिंग पे होता है। टाइमिंग के लिए आपके अंदर शरीर के साथ रिश्ता बनाना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए एक बॉलर ने एक इतनी जोर से बॉलिंग की कि वो दुनिया की सबसे जो है हाई स्पीड की बॉल थी, लेकिन अगर उस बॉल को सही आंख ने देखा और जरा सा भी उसकी बॉल की स्पीड से अपनी स्पीड को जोड़ दिया तो वो सिक्सर बन जाता है। तो आई थिंक कभी भी किसी बॉल को ताकत के लिए तो एक दो छक्के लगा सकते हो, लेकिन आपकी अगर टाइमिंग सही है, आपकी एकाग्रता सही है, तो आपके हाथ से 100 छक्के भी लग सकते हैं। तो इसलिए हमेशा जो है आप उस पे कंसंट्रेट कीजिए, बाकी चीज़ों को भूल जाइए। कबड्डी के लिए जितनी ताकत की ज़रूरत है उससे ज़्यादा फुर्ती की ज़रूरत है, फिर उससे ज़्यादा आपके दिमागी टाइमिंग की ज़रूरत है कि 11 खिलाड़ी आपको कैच करने के लिए हैं और आपका पाला दोस्त है। अगर चाहे किसी की पीठ पे जाना हो, चाहे किसी के कंधे पे जाना हो, लेकिन पाले पे ही आपके पैर आने चाहिए और उसके लिए ताकत और बुद्धि दोनों की बहुत ज़रूरत है। तो कई बार हमें लगता है ना कि लड़ाई सिर्फ जो है वो ताकत से ही जीती जा सकती है, तो बुद्धि से भी जीती जा सकती तो है। तेंदुलकर साहब का उदाहरण ले लो आप। दुनिया के इतने सिक्सर मारने वाले, इतने पिछले 25 साल से जाबाज प्लेयर्स देखे, लेकिन भारत रत्न अगर कोई बना तो वो तेंदुलकर साहब बने, क्योंकि उन्होंने जिन कंडीशंस में खेला, जिन चुनौतियों को झेला, और उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को धीरे धीरे क्रिकेट के अखाड़े में जिस तरीके से उन्होंने एक व्यवहार के रूप में, एक आचरण के आउट हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और सेंचुरी मार दी तो भी कोई हवा में उड़ने वाली बात नहीं। उन्होंने अपने चरित्र को जो है चरित्र चित्रण उन्होंने क्रिकेट के सामने रखा, और आज वो हमारे भारत के नहीं विश्व के वाकई विश्व रत्न है। भारत रत्न के साथ वो विश्व रत्न। सचिन के लिए तालियां हो जानी चाहिए यार, मतलब जोरदार। और सही टाइमिंग की बात हुई, पीछे से कोई बोल रहा। हाँ बिल्कुल, पूछिए। राजपाल जी नमस्कार। बहुत तेजी से आप हमारे तरफ बढ़ते आ रहे हैं और मुझे डर लग रहा है कि आप अगले पंक्ति के लोगों से ही मिलेंगे। पिछले आ जाइए, ऊपर आ जाइए, स्टेज पे ही आ जाइए। आइए। पिछले वाले के सवाल को, हाँ सर, आने देते हैं इनको स्टेज पे, फिर बिल्कुल, आपका सवाल लेते हैं। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। बहुत देर से मैं देखा भाई ने तीन बार हाथ वाह, उठाया, वाह, वाह। तो मुझे लगा भाई मैं असल में जाऊं मुझे बोलने। जानते हैं तो वो सोच रहे थे नेपोटिज्म चल जाएगा यहाँ पे कि मैं इनका सवाल पहले ले लूंगा, लेकिन मैं ईमानदार पत्रकार हूं, मैंने उनका सवाल पहले लिया। अच्छा, वीवीआईपी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो पंक्ति के पिछले लोगों का भी आपने सवाल लिया, इसके लिए तो- आपके लिए जोरदार तालियां तो ऊपर से नीचे तक लोग बजा दें कि बहुत- पीछे के लोगों को भी इन्होंने बहुत बढ़िया, बजा दो। इनको पैसे नहीं दिए हमने ऐसा बोलने के लिए, सिर्फ सवाल दिया है। सर पूछ सवाल डालिए। सवाल यह है कि सबसे पहले राजपाल जी आपको इस बात की बधाई है कि अभी एनएसजी जो सारी दुनिया में, विदेश में भी 2 देशों में 1682 नाटक कर रहे हैं, उसके रंगदूत आप हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सवाल नंबर यह है मेरा, नाटक में और फिल्म में आप किसको बड़ा मानते हैं? किसमें आपको यह लगता है कि वाह, इसको करने में बड़ा मजा आता है? थिएटर या फिल्म्स? देखिए, अभी इसके लिए कम से कम 4-5 घंटे समझाने चाहिए कि ये दोनों, एक होता है नुक्कड़, एक होता है मंच, एक होता है टेलीविज़न, एक होता है इन्फ्लुएंसर अपना गूगल या कैमरा, एक होता है 70 mm। लेकिन अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो फिल्म जो है वो इनका बच्चा सर्वश्रेष्ठ हो सकता है प्रस्तुतिकरण में। लेकिन जहाँ पे यूनिवर्स जुड़ा हो, जहाँ पे जलवायु, धरती, आकाश, पाताल जुड़ा हो, जहाँ सृष्टि जुड़ी हो, जहाँ पे संस्कृति जुड़ी हो, और सब वेदों के सार को मिला के एक ही वेद बना, उसको पंचम वेद बोलते हैं, वो भरत मुनि जी का नाट्य शास्त्र बोलते हैं। और जितने भी दुनिया के पेशगी के शास्त्र निकले हैं, चाहे फिल्म हो और चाहे वो मंच हो, वो सब भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से निकले हैं। इसलिए थिएटर बड़ा था, बड़ा है और जिंदगी भर बड़ा रहेगा। क्या बात है, इस बात पे तो जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। चलिए अब आप पूछ ही लीजिए, अब आप स्टेज पे आ ही गए हैं तो। राजपाल जी, मेरा नाम वरुण है और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपकी एक्टिंग का। तो हमने आपको आज तक एक बहुत ही अच्छे कॉमेडियन के तौर पे देखा है। 2023 में आपकी एक मूवी आई थी नेटफ्लिक्स पर, अपूर्वा। उसमें आपने एक बेहद ही शानदार विलन का रोल किया था। तो ऐसी मूवीज़ हमें आगे और देखने को मिलेंगी। इस आपका नेगेटिव रोल हमें आगे और देखने को मिलेगा, कोई ऐसी मूवी
वो बहुत खतरनाक थी, तारा सुतारिया वाली न फिल्म। मेरा कोई पॉजिटिव रोल करने का सपना, ना मेरा कोई नेगेटिव रोल करने का सपना, ना मेरा कोई हास्य रोल करने का सपना। मैं मनोरंजन कुमार हूँ, मेरा सिर्फ मनोरंजन करना ही अपना लगता है। और मनोरंजन में जो कुछ जो आ जाए वो मानसिकता का मीनिंग ज़रूर अगर पता लग जाए तो चाहे वो प्रोटैगनिस्ट हो चाहे एंटागनिस्ट हो, जिस चरित्र को करने का मीनिंग भी मिल जाए और मनसुख भी मिल जाए, उसको करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता हूँ। क्या बात है। अगला सवाल बताइए भाई। कुछ महिलाओं को भी मौका दिया जाए, कुछ लड़कियों को भी मौका दिया जाए सवाल पूछने का। नमस्कार राजपाल अच्छा, सर। मुझे लगा लड़की को माइक दे रहा है, ये खुद ही चौका मार लिया। मेरा सवाल ये है, आपने इतने नेगेटिव रोल किए हैं फिल्म में, विलन बने हो, इतने धांसू मतलब लगते थे, जो कोई भी ऐसे मतलब कि आपको कभी ऐसा वैसे रियल लाइफ में हुआ है कि कोई आपको गुंडा समझ के, कोई भोला भाला इंसान समझो ये तो वही है जो फिल्म में गुंडा बनता था, तो आपको कोई डर गया हो आपको ऐसे देख के बच्चा? हमारी देश दुनिया की ऑडियंस बहुत समझदार है। अगर उन्होंने अपूर्वा का हमारा वो रोल देखा, जंगल का वो रोल देखा, तो जैसा कि अमित भाई ने बोला हंगामा देखा, या फिर मैं मेरी पत्नी और वो जैसा छोटा एक- पंडित देखा, या छोटा पंडित, एक जो अपने विदूषक का ही एक, वो भैया जी कहाँ गए, अपने एक भरतनाट्य शास्त्र से निकला हुआ एक कैरिकेचर, एक विदूषक ही है जो छोटे पंडित के रूप में सबका मनोरंजन कर रहा है। तो जिन्होंने छोटा पंडित देखा है, जिन्होंने मैं मेरी पत्नी और वो देखी है, जिन्होंने मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ देखी है, वो अपूर्वा के रोल को देख के गाली नहीं दे सकते हैं। उनको मालूम है राजपाल त्रिआयामी अभिनेता है और मैं बचपन से ही 3 डायमेंशनल एक्टर हूँ और 3 डायमेंशनल मनोरंजन की ही सेवा करने की कोशिश करता हूँ। आप जिस नाम से पुकार लोगे हम उसी नाम से हाजिर हो जाएंगे। धन्यवाद क्या बात है। सर। सर आपका हमारे देश में बहुत बड़ा रोल है हंसाने में, आप इतना हंसाते हो कि कोई बीमार भी होता है वो भी स्वस्थ हो जाता है आपका ये देखने से। मैं अपने आप को भी बहुत हंसाता हूँ, लेकिन वो अकेला जब होता हूँ, तब कोई नहीं होता, जब सब सो जाते हैं तो कोशिश करता हूँ कि दुनिया ने तो किन किन बातों पे हंसा और राजपाल किन किन बातों से हंसा। धन्यवाद सर। अब आप माइक दो किसी और को, लोग घूर रहे हैं आपको बहुत देर से, मतलब बाहर निकल के फिर दिक्कत ना हो जाए। किसी को पकड़ाओ और माइक, सवाल और किसी के। एक बार चिल्ला दिए जय नारी शक्ति, जय नारी शक्ति, जय पुरुष भक्ति। हेलो हाँ, हेलो 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 हेलो। हेलो राजपाल जी, वेलकम टू हरियाणा। सो मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो बचपन से मेरी 2 फेवरेट मूवी रही है, फिर हेरा फेरी और भागम भाग। तो आप एक भागम भाग का एक फेवरेट डायलॉग है आपका। हाय हाय रहा नहीं जाता। मैं सोच ही रहा था अब तक आया क्यों नहीं ये वाला सवाल। नहीं होता है एक बार ये डायलॉग दोबारा से। अब उसके लिए 1.5 करोड़ का सेट लगाना पड़ेगा, 200 अभिनेता बुलाने पड़ेंगे, पीछे का एम्बियंस लगाना पड़ेगा, लंदन यहाँ खड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद ये डायलॉग से। इतने सस्ते में मत। आपकी अगर किराने की दुकान हो, उदाहरण के लिए मैं यहाँ बोलूँ 5 किलो चावल 5 किलो आटा दे दो आप, तो कहोगे उसके लिए दुकान पे आओ। आज राजपाल इनविंसिबल फेस्टिवल में, अजय फेस्टिवल में जो जीत के तोहफा के रूप में छठवां मन रहा है, एक इंसान के रूप में खड़ा है, उसको यहाँ पे तो अभिनेता ना बनाओ। अभिनय के लिए आपको मंच हमेशा आपके लिए था, आपके लिए हूँ, जीवन भर आपके लिए रहूँगा हमेशा। थैंक यू क्या सो बात है। मच। अगला सवाल भाई, कोई नारी शक्ति, अब तो वो भी लग गया, नारा भी लग गया जी। आइए आप स्टेज पे आइए, स्टेज पे आके सवाल पूछिए। आइए आइए प्लीज। अभी आपको बोला हाँ आप भी आइए जी। राजपाल जी, सबसे पहले थैंक यू फॉर कमिंग। और आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी इतनी पॉजिटिव है। मैं 2 चीज़ें आपसे पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले कि जब हम सपोर्टिंग एक्टर या कॉमेडियन या हम बोलते हैं साइड रोल्स की बात करते हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं मुझे सेंटर रोल चाहिए? क्योंकि आज का युवा अपने अंदर की चीज़ों को ख़त्म करके किसी ऐसी एक चीज़ को चेज़ कर रहा है जो वो नहीं है। हर किसी को हीरो बनना है, हर किसी को अपने अंदर की स्किल्स को रेक्टिफाई नहीं करना है। उसे लगता है मैं स्मार्ट हो जाऊँ, मैं ऐसा दिखूँ, बस मैं सेंटर में आ जाऊँ।
आपको क्या लगता है, क्या सेंटर में आना या लीड रोल करना आपको खटकता है? बहुत बहुत कमाल की बात बोली। अगर मुझे, मैं 200 लगभग रिलीज अनरिलीज मिला के, जिसमें 20-25 लीड, 20-25 सपोर्टिंग लीड, लगभग 50-60 कॉमिक लीड और 1 सीन 2 सीन, और मेरी शुरुआत शूल में हुई थी 1 सीन से, कुली के सीन से। मैं आपको एक, दुनिया की कोई ऐसी फिल्म नहीं बनी अभी तक मुझे लेके जिसमें मैं सेंटर में नहीं था। कहीं लेंथ होती है, कहीं स्ट्रेंथ होती है। आप 100 सीन का अभिनय कर रहे हैं तो आपको लीड बोला जाता है, और इस फिल्म में मेरी एंट्री 1 सीन के लिए हुई, तो 60 सीन इधर हैं, 40 सीन इधर हैं, लेकिन इस सीन के सेंटर हमें, अगर आपने जो है इग्नोर करके आप सेंटर में जा ही नहीं सकते। राजपाल जब जब खड़े हुए हैं, तो चाहे एक लाइन के लिए खड़े हों, चाहे चुप रहने के लिए खड़े हों, हमेशा उस सीन में सेंटर में ही खड़े हैं, और सेंटर ही मिला। का मेरे लीड अभिनेता बोलते हैं तू इतनी पॉजिटिविटी से कैसे, मुझे लगता है कि इसके आगे का सीन मुझे मालूम नहीं, अगर उसमें मेरा रोल नहीं, इसके पीछे का सीन मुझे मालूम नहीं मैम कि इसमें मेरा रोल नहीं, लेकिन इस सीन में मेरा रोल है, तो इसमें एक सेंटर लीड हो ही नहीं सकता, चाहे राजपाल खुद क्यों ना हो, चाहे सामने वाला क्यों ना हो, ये तो एक दूसरे के सेंटर लीड ही है, तभी वो सीन बन सकता है। तो इसको कब बिल्कुल मत सोचिए कि आप कौन। एक्चुअली हम आउटस्कर्ट लिफाफा तैयार करते रहते हैं मैम, हम अंदर की चिट्ठी तो नहीं तैयार करना भूल जाते हैं कि जीवन की आपाधापी में वो ऐसा लग रहा है, वो ऐसा लग रहा है, वो ऐसे चलता है, वो ऐसा दिखता है। आप विश्वास करिए, पिछले 25 साल की जीवन यात्रा फिल्मों में हो गई। मदर बॉलीवुड को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, पूरी दुनिया की ऑडियंस को सैल्यूट करता हूँ। और बोलते हैं ना कि हाफ सेंचुरी के बाद में ऐसा लगता है कि अभिनेता अब जवान हो पाया कुछ करने के लिए। तो कोशिश करूंगा कि पिछले 25-30 सालों में जो सीख पाया हूं उसके कुछ अच्छे रोल कर पाऊं, लेकिन कभी भी जब भी अपने शीशे के सामने खड़ा होता हूं तो तस्वीर अपनी ही देखता हूं, अपना ही बैक देखता हूं, अपना ही फ्रंट देखता हूं। मेरे शीशे में कभी भी कोई, या तो आए हैं प्रेरणा देने के लिए पिताजी आए हैं या हमारे गुरुजी आए हैं, लेकिन कोई इंसान रूपी भगवान कभी हमारे शीशे के सामने खड़ा होकर कभी मुझे कोई प्रेरणा देने नहीं आया है। क्या बात है। और मुझे लगता है जो आपने सवाल पूछा उसका सबसे बड़ा वैलिडेशन ये है कि यहाँ ये सेंटर में है और यहाँ जितने लोग खड़े हैं सब ताली बजा रहे हैं, सुन रहे हैं, सब फोन में कैप्चर कर लेना चाहते हैं, घर जाके दिखाएंगे आज हमने राजपाल को देखा था। नहीं, आप सेंटर में हो बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत मिसकम्युनिकेशन है। इसके मतलब, अच्छा, दूसरों की बहुत सारे बच्चे बच्चियां हमारी तरफ से आते हैं, उनको लगता है कि कुछ नहीं किया तो एक्टिंग कर लो। मेरे को तो बोलते हैं तू ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, बिल्कुल नहीं है। एक अभिनेता को बिलीव करिए, चाहे सुन के, चाहे ऑब्जर्व करके, चाहे देख के, चाहे पढ़ के, दुनिया की हर चीज़ की नॉलेज थोड़ी थोड़ी करनी ही पड़ती है। अगर गुप्त पीरियड या सातवाहन पीरियड के आपको कॉस्ट्यूम पहनने का मौका मिल जाए तो आपको उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी कि उसका दुपट्टा कैसे चलता था, या ये दुपट्टा कैसे चलता है, या आज के कपड़े कैसे पहने जाते हैं। तो इसलिए कभी भी अभिनय को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना। अभिनय अगर सच्चाई से, ईमानदारी से करना चाहते हो तो अभिनय की जड़ों को सीखना ही पड़ेगा, नौ रसों में घुसना ही पड़ेगा। और अगर आपको नौ रस मालूम नहीं है, आपको अलंकार मालूम नहीं है, भाव मालूम नहीं है, इमोशन मालूम नहीं है, लिफाफा सजा के घूम रहे हो, 1 साल 2 साल 3 साल कभी भी गायब हो जाओगे, पता नहीं चलेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अभी पिछली आपकी जो फिल्म आई आपके सवाल से, इनका एक सीन, उसमें आप पढ़िएगा रिव्यूज, कॉमेडी इज ए सीरियस बिजनेस, जो इन्होंने बोला था वो तमाम जगह उस एक सीन, फिल्म एक तरफ मैंने नहीं थी, बोला था, मेरे डायरेक्टर ने बुलवाया था आपने, हम तो आपको देख रहे थे ना, तो उस एक सीन का चर्चा जो है वो उस पूरी फिल्म पे भारी पड़ा था। तो ये पावर ऑफ एन एक्टर होती है। और मुझे ये बहुत अच्छा मौका मिला कि मैं पिछले 15-20 साल से, क्योंकि 2000 के बाद में थैंक्स टू न्यूज़, ऑल टाइप ऑफ न्यूज़, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो अपने इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे अपने पेपर हो, मतलब हर प्लेटफॉर्म की बहुत इज्जत करता हूँ जिन्होंने पूरी दुनिया को सच में
एक जीपीएस से भी ज़्यादा खुला आसमान दे दिया। तो उसमें शुद्ध सिनेमा ही बचा, मनोरंजन ही बचा था, रियलिटी तो सब कुछ सामने आने लगी थी। और इसमें भी अगर एक दूसरे का अपन जीपीएस के ज़माने में अगर एक दूसरे का प्यार पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ताली बजाइए आप सब लोग। और मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसमें खो मत जाइए। एक ही मेरा सबके हाथ में मोबाइल है। आप विश्वास करिए, इंस्टाग्राम का उदाहरण ले लीजिए, नहीं बोलूँगा तो पता नहीं कैसा लगेगा। इंस्टाग्राम को तो गंदा मत करिए। कैसा एक इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, माँ बहनें भाई बहन सब देखने लगते हैं। अगर है तो कोई क्रिएटिविटी दिखाइए। लेकिन इंस्टाग्राम में भी इस तरीके के कुछ वीडियोस पढ़ते हैं तो सच में फिर इंस्टाग्राम से भी लगता है कि ये कहाँ पे क्या निकल पड़ेगा, कौन सा वीडियो निकल पड़े। तो एक तो कोई साइट ऐसी रखिए जिसको देख के दादी भी प्राउड फील करे, माँ भी प्राउड फील करे, बाप भी प्राउड फील करे, आप भी प्राउड फील करें। कम ऑन, वी आर ऑल युवा पर्सन्स, वी आर ऑल यंग पीपल्स, वी हैव लॉट ऑफ मिशंस, वी हैव लॉट ऑफ विजन्स, वी हैव। अपने अपने सेल्फ को खोजो। लेकिन इतनी सस्ती भोंडी वीडियो बना के इंस्टाग्राम को गंदा कर देना, सोचना कभी शायद वो वीडियो कभी आपके परिवार वाले देख लें तो कैसा लगेगा। बाकी आप सब समझदार हैं। मैंने तो रिक्वेस्ट की, किसी को बुरा लगे तो अभी से, बाद में माफ़ी मंगवाओ, उससे पहले माफ़ी मांगता हूँ। मतलब अब तो वाकई में ऐसा कई बार हमें इंस्टा खोलने में डर लगता है कि वो चड्डी वाली आंटी ना आ जाए और हम सब लोग बैठे हैं। तो ये इफेक्ट हो गया है। मुझे नहीं, बाकी ये सच बात है, सोचने की बात है। हमारी पूरी दुनिया की ताकत अगर किसी के पास है तो हमारे पास पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन से एक ही लेसन लो कि सुबह उठो, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को लव यू बोलो, फिर अपने संसार को लव यू बोलो, फिर अपने परिवार को लव यू बोलो, फिर अपने वर्क को लव यू बोलो, और उसके बाद बोलो आज मेरा है। क्योंकि हम कल सजाने के चक्कर में आज की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आज का एक एक मिनट दुनिया का सबसे अनमोल है, चाहे वाणी के रूप में हो, चाहे राशन के रूप में हो, चाहे भाषण के रूप में हो। मैं आप सब युवाओं से, युवतियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ ऐसा दिखाओ जिसमें देखने में मन प्रफुल्लित हो जाए। कुछ ऐसा मत दिखाओ, इससे कोई फायदा नहीं कि मन गंदा हो जाए। बाकी आप सब समझदार हो। चलिए आखिरी सवाल मैडम का ले लेते हैं, बहुत देर से आप वेट कर रही हैं, प्लीज। सर मेरा ना क्वेश्चन बहुत छोटा और सिंपल सा है। सो यू हैव डन सो मेनी इनक्रेडिबल रोल्स इन योर लाइफ। सो आपके अकॉर्डिंग आपको रियल लाइफ में रिजेंबल कौन सा रोल करता है, एंड विच वन इज योर फेवरेट रोल? एक भी नहीं, कोई रोल फेवरेट नहीं। हम एक रसोइया के लिए हर दाल सब्जी सब कुछ बराबर होते हैं, मसाले वही होते हैं, हमारे में शब्द वही होते हैं। एक हलवाई के लिए सारे रसगुल्ले एक बराबर होते हैं। आपको कौन सा मिष्ठान अच्छा लगता है ये आपकी चॉइस है। लेकिन मैंने चाहे एक सीन किया हो, चाहे मैंने 10 सीन किए हो, चाहे लीड किया हो, मेरे लिए हर परफॉर्मेंस हमारे दिल के करीब है। और विश्वास करिए, हमारा दुनिया में आज मुझे लगभग 38 साल हो गए। नुक्कड़ नाटक से मेरी शुरुआत हुई थी, लेकिन 38 साल में कोई रोल ऐसा नहीं निकला जो मुझे लुभा सके और मैं उसको अपने अंदर पिरो सकूं। एक बार रोल खत्म तो राजपाल यादव बिल्कुल अलग एक इंसान के रूप में नमस्कार करता हूं आपको। क्या बात है। तो यहाँ महामिलन भी हो गया है। सीरियल्स में अक्सर होता है गुरुजी ऐसा, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने करवा दिया है। अच्छा, इनकी कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है? फिल्म देखते हैं आप? फिल्म तो नहीं पता, लेकिन अच्छा काम करते हैं ये। गुरुजी ने कह दिया है, आशीर्वाद मिल गया है। तो राजपाल जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो आपने मच। आज जो बातें बताई, मुझे लगता है हम सब यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएंगे कि नहीं? लाइफ से जुड़ी, जिंदगी से जुड़ी बातें। मुझे लगता है सिनेमा हमें बहुत कुछ सिखाता है, और आप जैसे एक्टर जब बात करते हैं, वक्त देते हैं, तो जिंदगी से जुड़ी बड़ी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, लेकिन एक बार मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए सिर्फ एक लाइन 2 बार दोहरा दो। उसमें नाम आपका होना चाहिए। आप दूसरे का नाम नहीं लेंगे, लेकिन तेज सब चिल्लाएंगे। एक साथ हम 1 2 3 बोलेंगे,
मैं बोलूंगा आई लव राजपाल नौरंग यादव, तो आप अपना और अपने पिताजी का नाम या अपनी माताजी का नाम लेंगे, लेकिन चिल्लाएंगे 2 बार, तेज तेज चिल्लाएंगे। उसके बाद शाम को आप याद करिएगा आज की अनुभूति, हो सकता है कल सवेरे से आपका ये बीज पड़ जाए, और जिस दिन आपको अपने आप को प्यार करना आ जाएगा, संसार आपको प्यार करने ही लगेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो 1 2 3 आई लव राजपाल नौरंग यादव। आई लव अमित भाटिया। हाँ, ये बात तेज चिल्लाओ, आई लव राजपाल नौरंग यादव। आई लव अमित भाटिया। साथ में पिताजी का या माताजी का नाम जरूर। आई लव अमित सुरेंद्र भाटिया। यस, ताली बजाओ। तो ऐसे ही आप लोग भी अपने परिवार से प्यार करते रहिए और कुछ अच्छा सीखिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा कंटेंट बनाइए और इंस्टाग्राम को साफ सुथरा रखिए। एक बात तो मान ही लीजिए। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू, मजा आया आपसे बात करके। हेलो।